दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ काबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज एक चैनल में, यूट्यूब चैनल में एक प्रश्न पूछा गया कि क्या हमारी न्यायपालिका भी कंप्रोमाइज्ड है या नहीं। एक बहुत ज़बरदस्त कल वो SIR पे ऊपर में जो डिसीजन हुआ हमारा चीफ जस्टिस का, उसके ऊपर तो पूरा देश भरा खामोश रह गया। सभी लोगों को समझ ही नहीं कि क्या हुआ। कई लोगों ने अपने राह दिए कि अभी इसके बाद में बीजेपी डिसाइड करेगी कि किसने वोट डालना चाहिए और किसने नहीं डालना चाहिए। मित्रों, हजारों नए प्रश्नों का उन्होंने जन्म दिया है और इसके बाद में जुडिशरी इतनी बदनाम हो गई कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। सब लोग बड़े आश्चर्य करने लग गए कि आज हम लोगों का एक भी आदमी का होठ कट करना मतलब उसके नागरिक टाइप का मसला है और इसमें किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोह का ही है। मेरे को वोटिंग राइट से ही मेरे को निरस्त करना है, तो ये कोई मान नहीं सकता। तो ऐसे इसमें इसका मतलब है चीफ इलेक्शन कमीशन जो बिना वो ऑलरेडी उसके नियुक्ति के ऊपर में क्वेश्चंस है और ऑलरेडी वो पूरा का पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट के वो दूसरे बेंच में चल रहा है और वही इसी के ऊपर में कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो भी उन्होंने किया वो सच है, सही किया। क्योंकि जो नेशनलिटी नहीं है, जिन लोगों का वो ये नागरिकत्व का वहाँ पे है ही नहीं, तो वो लोग कैसे वोट कर सकते हैं। अरे पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना नागरिकत्व तो है या नहीं। वो कहीं बाहर से आए कि बाहर से आसमान से टपके, सबसे पहले तो वो है या नहीं उसका रिजल्ट लगे, फिर उसके बाद में उसको ये देखना चाहिए कि वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये ऐसे टाइप का जब सिचुएशन आया, लेकिन मित्रों मुझे एक बात बड़ी आप लोगों को बतानी पड़ेगी कि मैं भी उसका सफ़रर हूँ। मैं 1989 में एक ऐसे रिट पिटिशन फाइल किया था और वो हालांकि अलाउ हुआ वो सब, और सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। आज करीबन 26 साल हो गए उसको। कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, बस सुनवाई नहीं करनी है, बस पड़ा है। क्या कर सकते हैं हम लोग। हर जगह से उसने पूरी कोशिश करने के पश्चात भी कुछ नहीं होता। वहाँ पे इतना सिचुएशंस ख़राब है कि वहाँ क्या बताना है। जब मैं हाई कोर्ट में यहाँ रिट पिटीशन फाइल किया तब से मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि इन पर्सन में मैंने किया था। और उन दिनों में भी मुझे कुछ ना कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए और जिस लोगों के मुझे इनडायरेक्टली भी कहा कि तुम इस आग से खेल रहे हो वगैरह वगैरह, सब कुछ हुआ। खैर वो सब सिचुएशन है। उन्हीं दिनों से आज 89 से मैं अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जुडिशियली कितनी कंप्रोमाइज़ है और कितनी नहीं है। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे जजेस पहली बात तो हाथ ही नहीं लगाते कोई चीज़ को, कि नहीं हाथ नहीं लगाना यही एक अपने आप में ही है। कई दिनों से आज 20-20 सालों से वहाँ पे पिटिशन खाली पड़ी हुई है। ये क्या है, निकम्मेपना है और जानबूझ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छटकना है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स में के तरफ में केवल जज ने कॉपी पेस्ट किया और वो भी ढंग से नहीं किया। वो कॉपी पेस्ट में भी ऊपर के 2 पेज और उसका पूरा रीजनिंग का पार्ट पूरा का पूरा मिसिंग है। ये क्या जुडिशरी का स्टेटस है या क्या है। बड़ा बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है। सबसे पहले हमें जुडिशरी के ऊपर में अयोध्या का जो ये हुआ, तो अयोध्या की इसमें जो भी जजमेंट हुआ चंद्रचूड़ के, तो पूरे वर्ल्ड में उसका बहुत गलत इम्पैक्ट हुआ। और उसके बाद में ये SIR के ऊपर में जो सिचुएशन आया वो भी उतना ही पावरफुल और सबको पूरे जुडिशरी को बदनाम करने वाला है। लेकिन आज उसके साथ में और एक खबर आई है कि तमिलनाडु के इस पे कोई पिटिशन फाइल हुआ था। उसने कहा कि जज ये पिक्चर में जज के ऊपर में इसी तरीक़ा से कमेंट्स किए। वहाँ पे दोनों भी वो वहाँ के जो डबल बेंच था उसका वो हेडेड बाय GR स्वामीनाथन और V लक्ष्मीनारायण, ये दोनों भी तमिलनाडु के। इन्होंने उनको कहा कि उसमें क्या गलत हुआ। जब कोई जज कोई वो काऊ नहीं है वो बिल्कुल कि भाई उसके ऊपर में तुम कुछ एलिगेशन नहीं लगा सकते। उसमें तो जुडिशरी मेंबर और उसके साथ में तुम्हारे वकील भी साथ में जुड़े हैं। और वो यदि कोई मूवी में आता है तो हम क्या कर सकते हैं, और वो उसको कोई नहीं कर सकता। कल पॉलिटिशियंस वो यहाँ लेके आएगा कि हम पॉलिटिशियन लोगों को क्यों हमें बदनाम करने में आया। तुम किसको क्या क्या रोकोगे। जो है वो है, सच्चाई तो लोगों को बताना पड़ेगा, सच्चाई है या नहीं। लेकिन उनको वो तो बाद में की बात है, वो झूठ है पर्टिकुलर इश्यूज और क्या है।
तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत अच्छे दिन आए। मैं तो कह रहा हूँ कि आज अभी जुडिशरी के ऊपर में बुरे दिन नहीं आए। इतने दिनों से अभी तक अंदर से अंदर काम चलता था, अंदर ही अंदर होता था, लेकिन अभी उन्हें इतनी मजबूरी है कि उन्होंने एक्सपोज करना पड़ा, और एक्सपोज नहीं होते तो वो पूरे के पूरे और अंदर से कितना पोखरा ये किए रहते। पिछले वो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में जिन जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ, ये सब के सब अभी एक्सपोज हो गए। शायद कभी गवर्नमेंट पलट जाए तो इनके ऊपर में इतना शिकंजा कसे जाएगा कि उनके ऊपर में सिलेक्शन में उनको बोलेंगे कि आप रिक्रूटमेंट ये करो भाई, एग्जाम दो, और उसके बाद में चीफ जस्टिस का रिक्रूटमेंट होगा। ऐसा भी कोई पार्लियामेंट से कोई डिसीजन होने की संभावना है। तो कहेंगे ठीक है, तुम ही लोग करो, लेकिन उसका जो इंक्वायरी, जिसका एग्जामिनेशन रहेगा, वो कोई तो भी वर्ड की कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, वो उसको करेगी, तब उनका पता चलेगा कि उसमें कितनी क्वालिटी है या नहीं। सिलेक्शन के प्रोसेस में ये सब रहेगा। जब सिलेक्शन मतलब सीनियरिटी का फिटनेस तो है नहीं, क्योंकि तुम्हारे अभी वहाँ पे एलिवेट जिन लोगों ने, वो 56 जजों को एलिवेट किया गया, कौन से आधार पर किया गया। तो ये सब सिचुएशन आएगी। मुझे तो लगता है कि जब भी कभी कोई चीज़ एक्सपोज हो जाती है, लोगों को पता चलता है, तो वहाँ पे लोग वहाँ से समझ जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अभी हम बहुत ज़्यादा बदनाम हो गए, और उसको लगता है कि नहीं, अभी हमने अपनी छवि को सुधारना चाहिए। हर आदमी, हर वक्त, हर को लगता है कि ये सब होना चाहिए। और ये आज मुझे समझता हूँ कि जिस तरीक़ा से जुडिशरी एक्सपोज हो गई, आरएसएस एक्सपोज हुआ, उनका रिक्रूटमेंट एक्सपोज हुआ, सीबीएसई के एग्ज़ाम एक्सपोज हो गई, और जो भी जितना भी एक्सपोज हो रहा, वो अभी तक तो सब अंदर से चल रहा था। अभी तो आईएएस की लॉबी, किस तरीक़ा से रिक्रूटमेंट होता है, क्या होता है, ये नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, बैंकिंग में है, इंश्योरेंस सेक्टर में, अभी तक तो वो एक्सपोज ही नहीं हुए हैं। अभी एक के बाद सब जब एक्सपोज होंगे तो पूरा का पूरा नंगा हो जाएगा कि ये सब लोग किस तरीक़ा से हुआ। आईएएस की लॉबी, आईपीएस की लॉबी किस तरीक़ा से काम करती है, सब होना चाहिए। ये अभी तो शुरुआत है, और ये शुरुआत यदि जिस तरीक़ा से हुई, वो निश्चित रूप से एक अपने देश को एक नई चीज़ देगी। और जो लोगों ने भी इस इलीगल मीन से जो अंदर में आए हैं, उन लोगों को आज ना कल ले बहुत उसको पछताना पड़ेगा। आज वो जितने भी आईएएस और आईपीएस लोगों की कोई सीनियरिटी नहीं रहेगी। आप रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दो, रिटर्न क्वालिफाई जो करेगा, उसके बाद में उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में जो भी क्वालिफाई होगा उसका ये हो जाएगा, उस वक्त रिजर्वेशन वगैरह सब देखा जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जो लोग भी बैकडोर से आए हैं, उनके हाल क्या होने वाली है सभी को मालूम है। तो मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन आज हमारे देश में आ गई, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि इतने दिन तक छुपे हुए थे, अभी वो एक्सपोज हो गए। आज 25-25, 30-30 साल से केसेस वैसे पेंडिंग है। क्या जवाब देंगे लोग? पार्लियामेंट ने जब ये क्वेश्चन निकालेंगे तो क्या चीफ जस्टिस को बुलाएंगे पार्लियामेंट में और इम्पीचमेंट करेंगे कि तुम्हें क्या करना है अभी, इसको आप हमको बताओ किस तरीक़ा से क्या करोगे तुम। ये सब सिचुएशन आएगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ अच्छा हल होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अभी वो सीबीएसई के इसमें एक हमारा एक स्टूडेंट था, और वो स्टूडेंट ने जब वो वेदांत करके उन्होंने जब अपनी एग्जामिनेशंस के जब ये पेपर मांगा कि भाई मेरे को इतने काम फिजिक्स में कैसे मिले, जब उसको पेपर दिया तो उस शॉक में रह गया कि वो पेपर उसका था ही नहीं। जब पेपर ही नहीं था उसका तो उसको मार्क कैसे दिएगी। तो बहुत हंगामा हुआ कि उसका पेपर को किसने ये हुआ, ऐसे कई जगह का पता चला। और उसने यहाँ तक वो मीडिया ने कहा कि वो पाकिस्तानी था। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि हमारे सीबीएसई का एग्ज़ाम 7 देशों के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ के सब लोग स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पे ये इंडिया कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, एक अच्छा नाम है। और ऐसे वक्त जिस आदमी को वो ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, वो ऑलरेडी तमिलनाडु में उसका ब्लैक लिस्टेड था, उसको सब पूरा का पूरा पनिशमेंट हो गई हुई है, और उसका पूरा करियर ख़राब था। उन्होंने वो नाम पलट के फिर दोबारा सीबीएसई को दोबारा उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लिया, और ये सब चीज़ें दिखेगी। और अभी तक ये बेशरम कह सकते हैं ये गवर्नमेंट कि अभी तक वो जो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा तक नहीं हुआ। उन लोगों को कोई कौन किसको देगा इस्तीफा? ये सब आरएसएस के यदि जो लोग हो गए तो उसका निश्चित रूप से वो कैसे देंगे, क्योंकि जो लोगों ने वहाँ पे बैठा के रखा और उनको कैसे छोड़ेंगे वो, तो वो तो उनको बिल्कुल नहीं पसंद। और वो सब जो स्टूडेंट आज पूरे रास्ते में हैं, वो एक ना एक दिन अंदर घुसेंगे, पार्लियामेंट में घुसेंगे, सब जगह घुसेंगे, और इसके परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ये एक पीक पीरियड हो जाता है। एक पीक पीरियड तक जब तक बदमाशी चलती है तो चलती है, लेकिन एक वक्त जब कोई सहन करने के जब पश्चात हो जाता है तो बाद में फिर सब लोग रास्ते पे निकलते, सभी लोग डंडा लेते, वो तुम्हारे फैमिली का मैटर हो या कहीं का भी मैटर हो। तो निश्चित रूप से ये भयावह सिचुएशन इन लोगों ने पैदा की है।
आज उसी वजह से 2-3 आज तमिलनाडु में एक कॉकरोच जनता पार्टी का कोई उनको वहाँ से कोई ये नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बस अपना प्रदर्शन किया, हज़ारों के तादाद में लोग खड़े रहे। तो ये सब सिचुएशंस को देख के हुए ऐसा लगता है कि ये देश में जो भी हो रहा है वो अभी अच्छा दिख रहा है हमने को। अभी तक छुपा हुआ था, अभी दिख रहा है। एक अमेरिका ने फिर दोबारा एक कुवैत के थ्रू वहाँ पे एक हमला किया ईरान के ऊपर में, और ईरान ने फिर दोबारा कुवैत के ऊपर में ये किया, कई मिसाइल्स गिरे हैं। और वो उनका जो लड़ाई है अमेरिका की, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। निश्चित रूप से अमेरिका को इसका बड़ा नुकसान होगा और इसका बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है नेतन्याहू ने जो भी इसराइल को और फिर दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं हम लोगों की मान्यता चाहिए, और पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ को धमकाने का, और ये जो उन्होंने किया है वो सब पूरे खाड़ी के जितने भी देश है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सब लोग उनके अभी इकट्ठा हो गए ईरान के साथ में। वो मुस्लिम पूरा का पूरा देश इकट्ठा होके, और मुझे लगता है कि मुस्लिमों में भी अभी कट्टरपंथी और ये इंडियन जो हुआ था वो नहीं है। आज ईरान में मुस्लिम में लेडीज़ फीमेल स्पेशली 40% वहाँ पे इसमें आर्मी में और इसमें जो टेक्नोलॉजी में वो उन्होंने हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि अभी मुस्लिमों को भी अभी वो पुराना नहीं रहा कल्चर कि जो मुस्लिमों को हिजाब में रहते हैं वगैरह वगैरह, सब बंद हो गया। अभी सब इक्वालिटी के तरफ में आए हैं, और जो भी देश वो सब पुराने इसमें लगे रहेंगे तो इस्लामिक कंट्री कभी ये नहीं होगी। ईरान ने सब पूरे विश्व को बता दिया कि इस्लामिक कंट्री में भी फीमेल्स को, मेल और फीमेल्स में सब इक्वालिटी रहेगी और उनको भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज मिलिट्री के सिचुएशंस में हर वहाँ के लड़कियों को कैसे राइफल चलाते हैं, कि 47 कैसे चलता है वगैरह का ये दे रहे, प्रशिक्षण दे रहे, वो निश्चित रूप से एक आज की ज़रूरत है और ये होना भी चाहिए। चलो, तो आज हम इन्हीं शब्दों के साथ में यहीं अब रुकते हैं। कल नए मुद्दों के साथ में फिर दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय भीम।